Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. डेंगू फीवर या हेमरेजिक फीवर या डेंडी फीवर, हम लोग आज पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि यह एक फीवर हर साल महामारी के रूप में यह आता है, ये इंडेमिक या एपिडेमिक फॉर्म में। तो डेंगू फीवर को हम लोग हेमरेजिक फीवर बोलते हैं क्योंकि इसमें हेमरेज भी होता है। अब बात करते हैं कि यह फीवर क्यों होता है। यह फीवर एक डेंगू वायरस से होता है। वायरस का नाम है डेंगू वायरस। वह वायरस मस्क्यूटो उसको ट्रांसमिट करता है। मस्क्यूटो एक मस्क्यूटो का नाम है एडिस एजिप्टी मस्क्यूटो। तो एडिस एजिप्टी मस्क्यूटो एक डेंजरस मस्क्यूटो होता है जो कि ज़्यादातर ये सुबह मॉर्निंग से लेकर के और आफ्टरनून के समय ये मस्क्यूटो बाइट करती है। और इस मस्क्यूटो के सलाइवा में यह डेंगू वायरस मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन को ही ये बाइट करती है, तो उसके वजह से इसके सलाइवा में यह वायरस चलाता है। और यह वायरस इसके सलाइवा में और गट में ये रेप्लिकेट भी करते रहता है और वहाँ सेफ भी रहता है। ये किस में? मस्क्यूटो के गट में। तो इसलिए ये जो मस्क्यूटो होता है ना, ये मस्क्यूटो ही इस वायरस को कैरी करती है। और ये वायरस को क्या करता है, ये इसके सलाइवा में ये वायरस मौजूद रहता है यहाँ पे। और जब ये किसी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करेगी ना, तो उसके बॉडी में वायरस ही चला आता है। याद रखिए। तो मस्क्यूटो के प्रोबोसिस से जब ये बाइट करती है तभी यह उसके क्या होता है ना, बॉडी में यह वायरस चला आता है, डेंगू वायरस। अगली पॉइंट, यह वायरस जब बॉडी में आता है तो लगभग यह 3 दिन से लेके 7 दिन के अंदर यह बॉडी में रेप्लिकेट करता है। पहला रेप्लिकेशन ये स्किन पे होता है और दूसरी बात उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के बाद ये बोन मैरो में चला जाता है। अब बोन मैरो में जाने के बाद जहाँ पे माइलॉइड सेल है, बोन मैरो से तो ब्लड बनता है ना वहाँ पे, तो बोन मैरो में जो माइलॉइड सेल है, माइलॉइड सेल में भी जो एक मॉडिफिकेशन जब होता है माइलॉइड सेल में, जिसको हम लोग मेगा कैरियोब्लास्ट बोलते हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है, उसमें ये वायरस चला जाता है। वायरस वहाँ भी रेप्लिकेट करता है बोन में, और उसके बाद ये फीवर प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो जो डेंगू वायरस है, जब ये बॉडी में इंटर करता है तो शुरुआत स्टेज में ये फेब्राइल स्टेज में रहता है। फेब्राइल कंडीशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। फेब्राइल कंडीशन जो होता है वो लगभग 1 दिन से लेकर 3 दिन तक, ऐसे तो ये कंटिन्यू रहता है, लेकिन शुरू के 3 दिन तक ये फीवर प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ कुछ और भी सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो शुरुआत स्टेज में जिसको फेब्राइल स्टेज बोलते हैं, उसमें फीवर, वोमिटिंग, वीकनेस या कभी कभी डायरिया भी हो सकता है पेशेंट को। वह कंडीशन शुरू में पेशेंट को डेवलप होता है। उसके बाद 3 दिन से लेकर के और 6 दिन के बीच में, यानी कि तीसरे दिन से छठे दिन के बीच में, यह जो वायरस प्लेटलेट का इतना कमी होने लगता है बॉडी में कि उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको सीवियर वीकनेस होते हैं, बीपी लो होने लगता है। प्लेटलेट की लो होने के कारण बीपी लो होने लगता है। बॉडी से प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। प्लाज्मा लीकेज जब होंगे तो हाइपोवोलेमिया पेशेंट में डेवलप हो जाता है। और इस फेज को हम लोग क्रिटिकल फेज कहते हैं, जिसमें आपका तीसरे दिन से लेके और छठे दिन क्रिटिकल फेज कहलाता है डेंगू का, जिसमें आप हाइपोवोलेमिक शॉक भी पेशेंट को हो जाता है। और इस समय स्किन पर रेड कलर का पैचेज बनने लगते हैं, रैशेस आ जाते हैं रेड स्किन पर तीसरे दिन से लेकर के छठे दिन के बीच में। और सिम्टम और ज़्यादा क्रिटिकल होने लगता है पेशेंट में, जिसमें आपको वोमिटिंग होगा तो और ज़्यादा फ्लूइड की लॉस होगा बॉडी में, प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। और इसलिए इसमें फ्लूइड की कमी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस समय हार्ट फेल होने की भी चांस हो सकती है, जैसा हम बोले हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है इसमें। इसके बाद तीसरा फेज जो होता है वह था कन्वल्सन फेज, जो फेज आपका छठे दिन से लेकर के और 10वें दिन के बीच होता है। इसमें पेशेंट जो होता है वह मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाता है।
या अगर बाय द अगर कोई मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ या अगर इंटरनल बॉडी और सपोर्ट नहीं करता है तो इस फेज में पेशेंट जो होता है ना वो डेथ करने की चांस होती है, और नहीं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो कन्वर्सन फेज में पेशेंट को माइल्ड वीकनेस होता है, बॉडी पे परप्यूरा हो जाता है, और उसके बाद पेशेंट दो फेज में आ सकता है, या तो ठीक हो जाना तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो डेंगू का जो मेन सिम्टम होता है आपको हम कि तीनों फेज में फेब्राइल, क्रिटिकल और कन्वर्सन, तीनों फेज में आपका अलग अलग कंडीशन बनते हैं पेशेंट को। जो सेकेंड फेज थोड़ा ज़्यादा डेंजर होता है पेशेंट के लिए, ये आपका डेंगू में डेवलप होता है। अब बात आता है कि डेंगू का कॉम्प्लिकेशन क्या मिलता है आपको। तो डेंगू में हम पहले बता दिए कि डेंगू में आपको हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, बीपी लो हो जाता है, पेशेंट का हार्ट फेल हो जाता है, और इसके साथ साथ हेमरेजिक कंडीशन बॉडी में डेवलप होता है। कभी नोज ब्लीडिंग, माउथ ब्लीडिंग, रेक्टम ब्लीडिंग, कहीं से भी जहाँ से ब्लीडिंग का डायसिस होता है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। ये इतना तो हो गया मेरा इसका कॉम्प्लिकेशन। अब आता है इसकी डायग्नोसिस। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग ऐसे क्या पता लगा सकते हैं डेंगू में। देखिए, पहला तो क्लिनिकल डायग्नोसिस पहले जोड़ी है। क्या है डायग्नोसिस क्लिनिकल में? सबसे पहला फीवर। फीवर इसका आपको जल्दी ख़त्म नहीं होता है, नॉर्मल नहीं हो पाएगा। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 2 से 3 घंटे के लिए ही आपको नॉर्मल होगा, वो भी अगर एंटीबायोटिक और यूज करते हो तो फिर फीवर रहेगा बना हुआ। पहला केस कि फीवर आपका ज़्यादा देर तक डाउन नहीं होता है, आपको फीवर लगातार 101 से लेकर के और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में पेशेंट का फीवर बना रहता है। अगर दवा दोगे भी तो थोड़ा सा डाउन होगा, फिर आपको फीवर आता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या होता है, इसमें मसल्स पेन होते हैं और प्लस बोन पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, यानी कि मसल्स, बोन, जॉइंट पेन होता है। दूसरा सिम्टम मिलेगा आपको। तीसरा सिम्टम क्या मिलेगा कि स्किन पे रैशेस मिलेंगे। चौथा क्या मिलेगा आपको? वॉमिटिंग होगा, है ना, वॉमिटिंग भी होते हैं, और कभी कभी डायरिया भी होते हैं। और इसके बाद एक होगा वीकनेस और अगला होगा बीपी लो। इतना चीज़ आप याद रखना है। क्लिनिकल डायग्नोसिस जरूरी है एक डेंगू के पेशेंट में, याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या कराते हैं? पहला कराते हैं हम लोग जो रैपिड कार्ड से हम लोग डेंगू का हम लोग जांच कर लेते हैं। रैपिड कार्ड मेथड जो आता है ना, उसमें हम लोग जांच करके देख लेते हैं। तो एलाइजा फॉर डेंगू लिख दीजिएगा ना, तो आपको डेंगू का रिपोर्ट आ जाएगा। और रैपिड कार्ड में भी आपका एक तो NS1 का रिपोर्ट आएगा आपको, NS1, और दूसरा मिलेगा आपको IgG का, और एक मिलेगा IgM का। तो इसको समझना जरूरी। देखिए, अगर NS1 पॉजिटिव है, ये दोनों अगर निगेटिव अगर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, अभी वायरस आपके बॉडी में तुरंत अगर एंट्री किया है अभी, अगर NS1 पॉजिटिव है, IgG IgM दोनों निगेटिव है। दूसरी चीज़ है, NS1 पॉजिटिव और IgM भी पॉजिटिव है, यानी वायरस अभी क्रिटिकल फेज में चला गया है, क्रिटिकल फेज में है। और अगर बाय द वे IgG भी पॉजिटिव है तो वह कन्वर्सन फेज में चला गया पेशेंट, यानी ऐसा कंडीशन होता है। तो इसका मतलब डेंगू से हम लोग इस जांच से हम लोग NS1, IgG, IgM ये तीनों जांच करके देख लेते हैं। अगर इसमें पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है, हाँ, अगर सिर्फ IgG पॉजिटिव अगर आता हो तब उसको हम लोग क्रिटिकल फेज या कोई भी फेज नहीं समझते हैं। हो सकता है कि पहले का डेंगू का अटैक हुआ हो या अभी वह सप्रेस कंडीशन में है। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग इसको इस ढंग से रिपोर्ट इसको देख लेते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं हम लोग? टोटल प्लेटलेट काउंट। दूसरे जांच क्या कराते हैं हम लोग? टोटल प्लेटलेट काउंट करा लेते हैं। टोटल प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट देखिए, नॉर्मल में जानते हैं कि 1.5 लाख से लेके 4 लाख पर क्यूबिक एम होता है, तो इसमें प्लेटलेट काउंट घटेगा। तो देखिए, अगर भाई पेशेंट का प्लेटलेट काउंट अगर 1 लाख हो जाता है, अगर 80,000 हो गया है, 50,000 हो गया, तो ये तो घटवे करेगा। लेकिन पेशेंट को जैसे ही अगर 40,000 से नीचे हो जाता है तब उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने के लिए एडवाइस करते हैं। 40,000 तक में आपका नॉर्मल मेंटेन ये हो जाता है। तो इस तरह से प्लेटलेट काउंट हम लोग करा के देख लेते हैं। प्लेटलेट काउंट इसमें घटा रहता है। हाँ, इतना याद रखना कि हर प्लेटलेट काउंट डेंगू नहीं होता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट इसमें डिक्रीज करने की चांसेस होती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, TCDC कराते हैं। तो TLC काउंट आपको नॉर्मल मिलेगा
और डीएलसी काउंट में लिम्फोसाइटोसिस मिलेंगे। इसके बाद कोई आगे कोई जरूरत नहीं होती कोई जांच कराने की। नेक्स्ट आते हैं सीधा मैनेजमेंट। देखिए, डेंगू के लिए परफेक्ट कोई मेडिसिन नहीं होती है। डेंगू के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। अगर आप इस डेंगू के पेशेंट को आप 3 दिन से लेकर और 7 दिन के अंदर अगर अच्छे ढंग से मैनेज कर लिए तो मरीज को कुछ नहीं होगा, मरीज फिर आपको आराम से बच जाता है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, याद रखना है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं इसमें सिम्टोमेटिक में, तो अगर पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। नंबर 2, वोमिटिंग है, एंटी एमेटिक ड्रग्स चलाते हैं। लेकिन 3rd नंबर पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड डाइट बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोल पाउडर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईवी में नॉर्मल सलाइन या डीएनएस आप जरूर उसको देंगे उसमें। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि फ्लूइड इसमें देना बहुत ज़रूरत है, जितना हो सके फ्लूइड देना है, क्योंकि डेंगू में फ्लूइड की कमी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? प्लाज्मा लीकेज होने के कारण। तो इसलिए डेंगू में आपको फ्लूइड देने की ज़्यादा आवश्यकता है। पेशेंट को आप इलेक्ट्रोल पाउडर देते रहें, डाइट अच्छी देते रहें और एंटी एमेटिक ड्रग देते रहें। ये सब पेशेंट को आपको एडवाइस करना है। फ्रूट में आपको ड्राई फ्रूट और आपको जो फ्रेश फ्रूट में आप जैसे पपाया है उसको आप यूज कर सकते हैं, एप्पल यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप जैसे खजूर हो गया, किशमिश हो गया, ये सब पेशेंट को आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अनयूजुअल चीज़ों को देना नहीं चाहिए जिससे कि आपको वोमिटिंग हो जाए। बहुत सारे लोग पपीता का जो पत्ता का जो जूस देते हैं जिससे वोमिटिंग होने की चांस होती है। ये सब आपको और ज़्यादा हानि कर सकता है। इसलिए जितना बोला गया इतने पे ध्यान देना है, मरीज पे मॉनिटरिंग रखना है। अगर घर में अगर नहीं पॉसिबल है अगर बाय द मैनेज करना, इसको हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन तक मॉनिटरिंग के लिए छोड़ देना चाहिए, रखना चाहिए वहाँ पर, जिसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। बस दिक्कत ये होती है कि मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण पेशेंट की डेथ होती है। ऐसे पेशेंट की डेथ होता है। अब आते हैं इसमें लोग कि मेडिसिन क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले याद रखना है, करिका पपाया मदर टिंचर में आपको 10 बूंद 3 बार आधे कप पानी के साथ उसको रेगुलर यूज करना है। सबसे पहला तो ये करते हैं। नंबर 2, यूपेटोरियम 200 में 5 बूंद 3 बार हम लोग, या आप डायरेक्ट आप ग्लोबस में ले सकते हैं या सूरप मिल्क में ले सकते हैं, या आप वाटर डोज में भी आप ले सकते हैं, हाफ कप वाटर में उस पेशेंट को यूज करना है। 3rd नंबर पे फीवर को डाउन करने के लिए बेलाडोना 6 पोटेंशियम में आप उसको फीवर को डाउन करने के लिए 2-2 घंटे पर आप दे सकते हो। आराम से इसका फीवर डाउन हो जाता है। अगर पेशेंट को उल्टी होता है तो ईपी का 30 पावर में पेशेंट को आप 2-2 या 3-3 घंटे पर या एज पर नीड के अनुसार उसको आप आधे कप पानी में या 1 चम्मच पानी में आप उसको दे सकते हैं। इतना मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके बाद और भी अगर जरूरत पड़ता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार से पेशेंट को हम लोग इलाज कराते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर घर मॉनिटरिंग हो तो ठीक है, वरना एक सिंपल 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटल मॉनिटरिंग करा देते हैं। ये था आपका डेंगू फीवर। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।